किसी भी चीज को समझने का हक या किसी के मौकिफ को बयान करने का हक तब अदा होता है कि जब आप वो बात समझाएं, किसी और का मौकिफ बयान करें इस तरह कि जिसका वो मौकिफ है वो भी अश अश कर उठे कि इससे बेहतर मेरे मौकिफ को बयान नहीं किया जा सकता था। ये तमहीद बांधना इसलिए जरूरी था कि हमास की जानिब से अभी जो इसराइल पर अटैक किया गया और उसके बाद इसराइल की तरफ से एक जंग का आगाज कर दिया गया है, इसको मेरी नज़र में, मेरी राय में, चार जावियों से देखने की जरूरत है। और हर जाविये में ये बहुत जरूरी है कि हम जिसकी बात कर रहे हो उसके मौकफ को मिनो अन समझें ताकि उसकी गलती को वाज़ेह कर सकें। सबसे पहले हमास की बात करते हैं। हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो फलस्तीन की आज़ादी के लिए और इसराइल की वजूद को फलस्तीन से मिटाने के लिए अपनी कोशिशें करती रहती है, या मैं अपनी तस्वीर करूं तो अपनी मिलिटेंट कोशिशें करती रहती है। इसराइल पर इस बार अटैक उनकी जानिब से किया गया और रिपोर्ट्स इस तरह की आ रही हैं कि एक डांस पार्टी हो रही थी जहां से इस अटैक की बुनियाद रखी गई। वहां पे लोग मरे, जाँ बहक हुए या नहीं, इस पे मुतज़ाद इत्तलात हैं, लेकिन इस पूरे मसले को हमास के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। हमास के मुकदमे को समझने के लिए हमें ये पूरी बात इसके कॉन्टेक्स्ट में देखनी पड़ेगी। सबसे पहला सवाल कि क्या इसराइल आज जिस जगह पर काबिज है, जिस जगह पर स्टेट ऑफ इसराइल है, क्या उन्होंने इस जमीन पर फलस्तीन के होते हुए कब्जा किया? तो जवाब है जी, कब्जा किया। क्या इसराइल के पास, क्या यहूदियों के पास उस वक्त अपनी एक जगह लेने के लिए कोई इखलाकी, कोई बैनुल अक़वामी कानून के हवाले से जवाब था? जवाब है, कोई जवाब नहीं था। और क्या इसराइल एक के बाद एक हर गुजरते दिन के साथ ज्यादा जमीन ऑक्यूपाई कर रहा है? जी कर रहा है। और क्या इसराइल के पास इसका जवाब है? जी कोई जवाब नहीं है। तो इस पूरी सिचुएशन में एक फलस्तीनी की हैसियत से, हमास के मेंबर को अगर आप छोड़ भी दें तो एक फलस्तीनी की हैसियत से आप देखिए कि 80 साल पहले तक आपकी एक जमीन थी। गो की जमीन किसी की नहीं होती, वो एक तारीखी बहस है, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल सिचुएशन को देखें तो आपकी जमीन थी, आबादकारी ब्रिटिश के आशीर्वाद से यहूदियों की वहां पर की गई, या फॉर दैट मैटर किसी की भी की गई, और अब वो आबादी बढ़ती जा रही है। और आबादी बढ़ने के साथ साथ जिन पर आपका तकिया था, चाहे वो मिडिल ईस्टर्न पावर्स हो जिन्होंने जंगें भी लड़ी इसराइल के साथ, अरब इसराइल वॉर की तवारीख हमारे पास मौजूद है, 3 जंगें हो चुकी, या पाकिस्तान या इस तरह के ममालिक, वो तकिया अब आपका पीछे से सिरकने लगा है। मिडिल ईस्ट का अपना क्या किरदार है और पाकिस्तान का, वो जब उनका मौका आएगा तो हम उन पर बात करेंगे। जैसे मैंने कहा कि चार जावियों से बात करनी चाहिए या करनी है, लेकिन अभी हम हमास को देख रहे हैं। आप देखिए, जमीन आपकी छिन गई, उस पर रोज बरोज कब्जा हो रहा है। जिन पर आपका तकिया था न, वो सिर्फ अब आपके साथ नहीं है, बल्कि वो उस ऑक्यूपाइंग पावर इसराइल को न सिर्फ एक्सेप्ट कर रहे हैं बल्कि उसके साथ बेहतर ताल्लुकात बना रहे हैं। और खास तौर पे आप इसमें सऊदी अरब को भी इंक्लूड कर लीजिए कि जिसकी जानिब तमाम ही मुसलमान या मिडिल ईस्ट कम अज कम देखता है, तो उनकी जानिब से भी ऐसे बयान आ रहे हैं जो दिखाते हैं कि वो भी इसराइल को अगर कम अज कम तस्लीम न भी करें तो अपने ताल्लुकात मॉडर्नाइज कर लेंगे। तो अब एक हमास के मेंबर की हैसियत से या फलस्तीनी होने की हैसियत से मेरे पास क्या ऑप्शन बचा है, आप मुझे बताइए। मैं उनके अटैक को जस्टिफाई नहीं कर रहा, जब हम इसराइल की बात करेंगे तो उस अटैक को मैं आपके सामने खोलकर कंडेम भी करूंगा, लेकिन अभी हमास और फलस्तीन के पैरों में उतर के देखते हैं। आप मुझे बताइए मेरे पास क्या ऑप्शन है। जमीन मेरी छिन गई, मेरी हैसियत छिन गई, मेरे ताल्लुकात जो अपने होने की वजूद की हैसियत से वो छिन गए, जमीन पर रोज कब्जा होता जा रहा है, गाहे बगाहे बमबारी होती है मुझ पे, मेरे सिविलियंस, मेरे बच्चे, मेरे बड़े, मेरे बूढ़े, मेरे अस्पताल, मेरे स्कूल, मेरे घर तबाह कर दिए जाते हैं। मेरे पास डिप्लोमेसी का अगर ऑप्शन है तो जिन पर मेरा तकिया था उन्होंने मुझे हरी झंडी दिखा दी। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है? तो अगर आप उस अटैक को कंडेम करें, लेकिन अगर उसको जाविये से देखें कि जहां से एक फलस्तीनी खड़ा होकर देखता है या हमास का मेंबर खड़ा होकर देखता है, तो आप उनकी बात को अप्रिशिएट करके उस मसले को समझ के उसका हल निकाल सकेंगे। क्योंकि कंडेम कर देना तो आसान है ना, उसको समझना पड़ता है। तो पहला सवाल मैं ये छोड़े जा रहा हूँ पहले हिस्से में कि मुझे बताइए, आप खुद सोचिए कि एक फलस्तीनी होने की हैसियत से मेरे पास अब आखिरी अपने वजूद का एहसास दिलाने के लिए कि मैं हूं, मुझे अपनी निगोशिएशंस में कम से कम शामिल तो करो। अगर मैं ये अटैक ना करूं तो और मैं क्या करूं? मेरे पास ऑप्शन क्या है? लेकिन इस सवाल के साथ साथ एक चीज बहुत जरूरी है जो इसकी कंटिन्यूटी में आ जाए, वो ये कि अगर हमास की जानिब से जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सिविलियंस पर अटैक किया गया, तो ये उतना ही काबिल मजम्मत है कि जितना हमास के ऊपर जब अटैक किया जाता है, फलस्तीनी बच्चों, बूढ़ों, औरतों, मर्दों पर अटैक किया जाता है, या जब हिटलर ने यहूदियों को मारा था, ये तमाम ही बातें इक्वली कंडेमेबल हैं। कोई भी सूरत हो, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी वजह हो, इंसानी जान की सबसे ज्यादा अहमियत है। चाहे मैं वो रिटेलिएशन में भी करूं, चाहे मैं आखिरी रिजॉर्ट की हैसियत से भी करूं, चाहे वो हमास भी करे, चाहे वो कोई भी करे,
सिविलियंस को मारना, सिविलियंस पर अटैक करना उतना ही काबिल नफरत और काबिल मजम्मत है कि जब इसराइल करता है तो वो होता है। इसमें कोई एक्सेप्शन हो नहीं सकती। अब इसको अगर आप इसराइल के नुक्ते नज़र से देखें और वहाँ रहने वाले यहूदियों के नुक्ते नज़र से देखें, तो इस ज़मीन का यहूदियों के लिए एक मजहबी पस मंज़र भी है और एक ज़मीनी और जियोग्राफी पस मंज़र भी है। वो इसको मुकद्दस समझते हैं, उनके मज़हब की बुनियाद यहाँ से पड़ी, उनके आखिरी मसीहा ने वहाँ आना है, तो ये बहुत जज्बाती हैसियत उनके लिए रखती है। तो जब वो ये कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन है या हमारा हक है, अगर आप बैनुल अक़वामी कवानीन को 2 मिनट साइड पर रख दें, जो कि नहीं रखने चाहिए, हम उस पर बात करते हैं, लेकिन अगर आप उनके जाविये से, उनके लेंस से इस चीज़ को देखें, तो एक फंडामेंटल वैल्यू तो उनके ओपिनियन में भी है। और जिस तरह उनके ऊपर यके बाद दीगरे जुल्म किया गया, हिटलर ने जो उनके साथ किया, उसके बाद यहूदियों को जिस तरह न सिर्फ जमीनी या जानी डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा, बल्कि एक पूरा जहनी पस मंजर है कि जिसमें यहूदियों को डिमोनाइज किया गया। इस पूरी सिचुएशन के बाद जब उन्हें एक खित्ते ज़मीन चाहिए था और पॉलिटिक्स में ब्रिटेन के साथ जाके उन्हें मिला, तो ये शायद हर कोई करता। मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन दुनिया की हकीकत यह है। फॉरेन पॉलिसी की मुसीबत यह है कि ये बिल्कुल प्रैक्टिकलिटी पे चलती है, इसमें उसूल शायद कहीं रहते नहीं है। तो जब उन्होंने उस जगह को ऑक्यूपाई किया, तो वहां पे उस मामले को जब तक हम उनकी नजर से नहीं समझेंगे, तब तक हम एक यहूदी या एक इजरायली जहां से बात कर रहा है, जहां से वो अपना क्लेम उठाता है, हम उसे नहीं समझ सकते। अब जब मेरी राय में हमने दोनों अतराफ को समझ लिया, उनके मौक़िफ़ को कुछ हद तक समझ लिया, जितना एक छोटी सी वीडियो में समझा जा सकता है, अब जंग की बात करते हैं। इस वक्त अभी की जंग शुरू हुई है कि जब हमास ने अटैक किया। इसको जज्बाती मुसलमान, जज्बाती लोग, जज्बाती फलस्तीनी, या जिस तरह पहले हिस्से में मैंने उनका मुकदमा आपके सामने रखा, उस मुकदमे को समझते हुए लोग ये कह सकते हैं कि हमास के पास ऑप्शन क्या था, फलस्तीनियों के पास ऑप्शन क्या था, वो ये ना करते तो और क्या करते। लेकिन देखिए, आपने अपनी प्रेजेंस का तो एहसास दिला दिया फलस्तीनियों ने। आपने अपना एहतजाज रजिस्टर भी करा दिया इसराइल के खिलाफ, और उससे बढ़कर मिडिल ईस्ट की फोर्सेस के खिलाफ, कि जो अब इसराइल को तस्लीम कर रही हैं और फलस्तीन का मुकदमा भूलती जा रही हैं। लेकिन इसके मुकाबले में आपको क्या मिला? आपने लाइसेंस टू किल दे दिया इसराइल को। अब वो जो भी करे, वो बमबारी करे कि जो वो कर रहा है, वो जमीनी अटैक करे कि जो वो कर रहा है, वो आपका खाना पीना, बिजली, इंटरनेट, तमाम सहूलियात बंद कर दे जो वो कर रहा है, तो उसके पास इसके लिए एक जवाब आ जाता है कि देखिए, हमारे ऊपर तो हमला किया गया। और किसी भी एक हमला करने वाले को छोटी सी बात ही चाहिए होती है कि वो अपने तमाम मकासद को हासिल कर सके। तो अगर इसराइल का मकसद ये था, जो है, कि वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता सेटलमेंट्स को आगे बढ़ाता जाए, तो वो तो उसने हासिल कर लिया, वो हासिल कर भी रहा है। और इसी की तारीख में हमें एक एग्जाम्पल मिलती है कि इराक के ऊपर जब चढ़ दौड़े वेस्टर्न पावर्स, तो एक अंदेशा ही था ना कि इनके पास हाइड्रोलिक बॉम्ब्स हैं, जो बाद में गलत साबित हुआ, लेकिन उस अंदेशे की बुनियाद पर इराक को तबाह कर दिया। उनको न सिर्फ जमीनी तौर पे तबाह कर दिया गया, बल्कि उनकी नस्लें तबाह कर दी गई, उनका सोशल फैब्रिक इस तरह तबाह कर दिया गया कि उनके पास पैसों की इतनी किल्लत हुई, इतनी ज्यादा माशी मुसीबतें और माशी मुश्किलात आ गई, कि उनका जो सोशल फैब्रिक था, रख रखाव का, ईसार का, कुर्बानी का, वो तमाम खत्म हो गया। और उसके बाद हर कोई एक रोटी के लिए लड़ने लगा। वापस अपनी बात पे आते हुए, कि हमास ने अपनी प्रेजेंस का एहसास तो दिलाया, लेकिन उसने इसराइल को लाइसेंस टू किल दे दिया। और अब जिस तरह आप और मैं फलस्तीनियों को बाहर से मार खाता हुआ देख रहे हैं, हमास भी अब सिर्फ यही कर सकती है कि मार खाए और मार खाता हुआ देखे, क्योंकि जो उसके बस में था वो उसने कर दिया। तो अब जो एक स्टेट के बस में है वो करके दिखा रही है। और देखिए किस तरह वेस्टर्न पावर्स भी उनके हक में खड़ी हैं। इसका जवाब हमास ने ही फराहम किया ना, अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाने के लिए तमाम मुकदमा अपने हाथ से उन्हें प्लेट में रख के दे दिया कि आइए हम पर बमबारी कीजिए। अब इस मसले का हल क्या है? मेरे ख्याल से इसको दो जावियों से देखना चाहिए। सबसे पहले तो इसराइल एक हकीकत है, वो हमास को भी मानना पड़ेगा, वो फलस्तीन को भी मानना पड़ेगा, वो आपको और मुझे भी मानना पड़ेगा, खास तौर पे वो पाकिस्तानियों को मानना पड़ेगा। पाकिस्तानियों की बात हम आखिरी हिस्से में करेंगे, जो मैंने कहा था 4 हिस्से हैं इस वीडियो के। इसराइल एक हकीकत है, और सियासी हकीकतें इसी तरह होती हैं कि जब वो वजूद पजीर हो जाती हैं, तो आप उन्हें सिरे से ख़त्म नहीं कर सकते। उनके साथ मैनेज किया जाता है, दिल पर पत्थर रख के उनके साथ मामला किया जाता है। जवाब में ये बात जरूर आ सकती है, और आनी भी चाहिए, कि जब इस तरह का मामला है, तो जब अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमला किया था, तो अफगानी भी इसको एक सियासी हकीकत समझ के ना लड़ते। तो देखिए, वो मामला बहुत अलग था। अमेरिका ने अफगानिस्तान पे कब्जा नहीं किया था,
वो एक मामले के लिए आया था और उसके आने से पहले अमेरिका का जाना तय था। वो सिचुएशन बहुत अलग थी। अफगानिस्तान की जो लोकेलिटी और ज्योग्राफी हदूद हैं वो बहुत अलग हैं, उनकी तारीख एक अलग है। वहाँ पे जिस तरह लोग अपना हिस्सा डालते हैं, जिस तरह फॉरेन पावर्स वहाँ पे इन्वॉल्व है, वो पूरा एक अलग किस्सा है। ये एक पैरेलल ड्रॉ हो नहीं सकता। और इसका तस्करा मैंने इसलिए किया कि ये एक काउंटर जवाब आ सकता है। और जहां तक लोग ये कहते हैं कि खुदा की मदद आती है मुसलमान अमूमी तौर पे, कि आप आगे बढ़े खुदा की मदद आती है, तो खुदा की मदद इस तरह नहीं आती। खुदा की मदद किस तरह आती है तो वो खुदा ही बताएगा, कि जिसको आप रेफर कर रहे हैं। तो कुरान पढ़ जाइए, इस्लामी लिटरेचर देख जाइए, खुदा ने कभी ये हुक्म नहीं दिया रसूल खुदा को। जाहिर है उनके जमाने में ही हम खुदा की बात देख सकते हैं कि वो मक्का पे चढ़ दौड़े। उस वक्त तक जाने के लिए भी पहले सुलह हुदैबिया भी हुई। उस वक्त तक जाने के लिए भी छोटे छोटे जंगें भी तब होती रहीं कि जब कम से कम 1 से 3 या 1 से 10 का कोई रेशो मौजूद था। खुदा ने भी कभी ये नहीं कहा कि जाइए और लुक्मे अजल बन जाइए। तो ये बात आपको मुझे हम सबको तस्लीम करनी है, आज नहीं तो कल करनी है। मोहब्बत और दिल से मानते हुए नहीं तो हालात के जबर के तहत करनी है कि इसराइल अब एक हकीकत है। इसके साथ अब जो भी होगा वो 2 स्टेट सॉल्यूशन होगा। अगर कोई ये सोचता है कि इसराइल वहां से खत्म हो जाएगा, यहूदी कहीं और को चले जाएंगे और फलस्तीनियों को फलस्तीन वैसा ही मिल जाएगा कि जैसा वो था, तो ये तो एक दीवाने का ख्वाब है, ये तो अब नहीं होता। तो इसराइल अब एक हकीकत है, उसके साथ मुआमला करना पड़ेगा। और शायद ही तब इस खत्ते में हम अमन की सूरत हाल देख सकते हैं, वरना जंगे करके हमने देख ली। और जो पहला नुक्ता था जज्बातियात में आके भी हमने देख लिया कि जब यूएन की जानिब से सॉल्यूशन पेश किया गया था, कि जब इसराइल शुरू शुरू में वहां नौवारिद हुआ था, तो आप समझ सकते हैं कि 80% जमीन फलस्तीनियों की थी, 20% कोई उनके पास बचनी थी। और आज का मामला यह है कि ये मामला रिवर्स हो गया है, और हर गुजरते दिन के साथ फलस्तीन की जमीन पर इसराइल अपने सेटलमेंट्स बढ़ाता जा रहा है। तो अगर तो इसको हल करना है, तो इसराइल को एक काबिज पावर, एक हकीकी पावर मानकर ही उसके साथ मामला होगा। और 2 स्टेट सॉल्यूशन के अलावा कोई तरीका नहीं है। अब आप सिर्फ उन्हें इस पर मना सकते हैं कि जो एरियाज आपने ज्यादा ले लिए हैं उनको कुछ हद तक कम कर लिया जाए। जाहिर है मैं फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो इस पे जो फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स हैं, जो इस चीज को दिक्कत नजर से देखते हैं, वही ये काम कर सकते हैं। और जो लोग ट्विटर पर और हर जगह पर अपने गुस्से का, नफरत का इजहार करके फलस्तीनियों को एक अजीब से खब्त में मुब्तला करके, मुसलमानों को एक अजीब सी फतह के खब्त में मुब्तला करके एक अजीब सी जंग लड़ रहे हैं, इस तरह के लोग एक ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं, कि जिनसे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि न वो दुनिया को जानते हैं, न वो दुनिया की तारीख को जानते हैं, न वो दुनिया की हकीकतों को जानते हैं, और ना वो दुनिया के पावर स्ट्रक्चर को जानते हैं। पावर स्ट्रक्चर से इसमें एक और बात मेरे जहन में आती है कि देखिए, अमेरिका हमेशा जब भी इसराइल को कंडेम करने की बात आती है तो वीटो क्यों कर देता है? अमेरिका का क्या इंटरेस्ट है? तो ये भी सिर्फ एक फूड फॉर थॉट में आपके साथ छोड़े जा रहा हूँ। जो इसको देखना चाहते हैं दिक्कत नज़र से, वो इस तरह की किताबें या पेपर्स पढ़ सकते हैं कि मिडल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव पावर है उस खत्ते में, अमेरिका या वेस्टर्न ब्लॉक की जानिब से। नेगेटिव पावर उस खत्ते में आप समझ सकते हैं इसराइल है, और पॉजिटिव पावर उस खत्ते को कंट्रोल करने के लिए सऊदी अरब है। तो ये फॉरेन पॉलिसी मैटर्स, ये स्टेट सॉल्यूशंस, ये ज़मीनी हकायक इतने सादा नहीं होते जितने आप और मैं समझते हैं। तो इनको दिक्कत नज़र से देखने की ज़रूरत है, और एक खब्त में मुब्तला होकर आप सिर्फ अपना और वहाँ के रहने वाले लोगों का और इस पूरे डिस्कोर्स का नुकसान कर सकते हैं, फायदा नहीं कर सकते। आखिर में जो बहुत ज़रूरी बात है कि पाकिस्तान, मैं खुद पाकिस्तानी हूँ, देखने वाले पाकिस्तानी हैं, जहाँ तक ये बात जाए, पाकिस्तानी जब इसराइल के खिलाफ बात करते हैं और फलस्तीन का मुकदमा लड़ते हैं और फलस्तीन को मजलूम कहते हैं, तो सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे यह है कि अब हम एक नेशन स्टेट के दौर में रहते हैं। हम पर पहली जिम्मेदारी हमारे अपने खत्ते की है, हमारे अपने मुल्क की है। यहाँ हम माइनॉरिटीज के साथ क्या करते हैं स्टेट लेवल पर, लोगों के साथ, वो हम देख रहे हैं। उसी की वजह से एक सीरीज है जो आपने इस चैनल पे देखी, जो चल रही है, कि जहाँ हिंदू भी आए, क्रिश्चियन भी आए, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान उन्हें किस तरह ट्रीट करता है। और चंद रोज में अहमदी भी आएंगे। इसी तरह आप बलोच को देखिए, इसी तरह आप पठान को देखिए, इसी तरह आप सदर्न पंजाब के लोगों को देखिए, इसी तरह आप सिंधी को देखिए, इसी तरह आप हजारा को देखिए। इस पूरे स्टेट ने और आपने और मैंने, आम लोगों ने उन लोगों के साथ क्या किया है? हमने उनका हक अदा नहीं किया, हमने उनकी मजलूमियत के लिए आवाज नहीं उठाई। हम ख्वाब खरगोश के आज भी मजे ले रहे हैं। तो मुझे बताइए कि ये कौन सा दर्द है कि जो फलस्तीन के लिए तो उठता है, लेकिन अपने लोगों के लिए, अपने खत्ते के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए नहीं उठता।
और पाकिस्तान के हवाले से आपको और ख़ुद को मद्देनज़र रखते हुए एक सवाल जो मैं छोड़े जा रहा हूँ वो ये कि अगर फ़लस्तीन का मामला मुसलमानों का ना होता, अगर वहाँ मुसलमान ना होते और अगर उधर काबिज़ करने वाले यहूदी ना होते, तो क्या आपका और मेरा यही रिएक्शन होता? अगर यही रिएक्शन होता तो यही रिएक्शन रशिया के मामले में क्यों नहीं था कि जब रशिया ने अपने आसपास के चंद छोटे छोटी जगहों पे कब्जा कर लिया, तो ये रिएक्शन आपका और मेरा क्यों नहीं था? क्यों आज हम उस रशिया के ब्लॉक में जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो एंटी वेस्ट है? तो हमें भी अपना किबला दुरुस्त करने की जरूरत है और उसूल पर खड़े होने की जरूरत है, उसूल से चीजों को देखने की जरूरत है, उसूल की बुनियाद पर मोहब्बत और नफरत करने की जरूरत है। न कि ये कि जब मेरा फायदा होगा या मेरे ओवरऑल डिस्कोर्स की जद में कोई चीज आएगी तो उसको तो मैं जमीन से उखाड़ फेंकने की कोशिश करूंगा, लेकिन जब मेरे फायदे की कोई चीज होगी तो मैं उस तमाम चीजों पर आंखें बंद कर लूंगा, बिल्कुल उस तरह कि हमारी कौम का मिजाज मैंने रशिया के बारे में बताया। और हमारे वजीर आजम साहब इमरान खान से जब चाइना के मुतालिक सवाल किया गया कि वो जो मुसलमानों के साथ करता है, तो खान साहब ने फरमाया कि मैं तो इससे वाकिफ ही नहीं हूं कि वहां क्या हो रहा है। और अगर मुसलमानों का इतना दर्द है तो आज पाकिस्तान को ये अनाउंस करना चाहिए, पाकिस्तानियों को हर सोशल मीडिया पे ये अनाउंस करना चाहिए कि न हम रशिया के साथ हैं न हम चाइना के साथ हैं, क्योंकि वो भी मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। तो हमें भी अपने अंदर ये देखने की जरूरत है कि किस तरह एक प्रोपेगेंडा, स्टेट मैकेनिज्म का प्रोपेगेंडा, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का प्रोपेगेंडा, रिलीजियस सेल्फ राइटियसनेस का प्रोपेगेंडा, इस्लामिक एक्सट्रीमिज्म का प्रोपेगेंडा आपको और मुझे सर्व किया गया है, हमारे जहनों में भरा गया है कि हम एक ही चीज जो हमारे पड़ोस में, हमारे अपने मुल्क में हो रही होती है तो उस पर हमारे जज्बात नहीं भड़कते, लेकिन इतना दूर होती है तो हम चीखें मारते नहीं थकते। इस तरह के मौके तारीख में हमेशा आते हैं और ये एक अपॉर्चुनिटी फराहम करते हैं सबको कि वो अपना किबला दुरुस्त कर सकें। तो ये मौका है कि हमास और फ़लस्तीन के लोग ये समझ सकें, वहाँ के बड़े लोग और जिन ताकतों का उन बड़े लोगों पर इन्फ्लुएंस है वो समझा सके कि अब जंग का कोई फायदा नहीं। आप लड़ते जाएंगे, आप अपने वजूद को मिटाते जाएंगे, जो ज़मीन रह गई है उससे भी महरूम हो जाएंगे। और यही मौका है कि इसराइल के साथ बैठकर ऑन टेबल निगोशिएशन की जा सके ताकि ये मामला अपने अंजाम को पहुंचे, एक ऐसा अंजाम जो शायद दिल से कोई भी तस्लीम ना करे, लेकिन हालात के जबर से हम सब ने तस्लीम करना है। और यही मौका है कि आप और मैं अपने जाविया नज़र को भी एक बार देख सकें, जिस तरह ये चश्मा है ना, तो चश्मा उतार कर इसे साफ कर कर दोबारा देख सकें और अपने इखलाकी वजूद पर नज़र कर सकें कि क्या वजह है कि जब पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ, पाकिस्तान में बसने वाले नॉन पंजाबीज के साथ जो मामला होता है तो वहाँ हमारा खून इतना क्यों नहीं खौलता कि जितना फ़लस्तीन के मामले में खौलता है। जब रशिया दूसरी जगहों पर कब्जा करता है तो हमारा खून उस तरह क्यों नहीं खौलता कि जिस तरह इसराइल के कब्जे पर खौलता है। क्यों हमारा खून चाइना में रहने वाले मुसलमानों के ऊपर जो मजालिम होते हैं चाइनीज स्टेट की जानिब से उस पर नहीं खौलता, लेकिन इसराइल की जानिब से फ़लस्तीन पर खौलता है, इंडिया की जानिब से कश्मीर पर खौलता है। ये अपॉर्चुनिटी है कि हम सब अपने गिरबान में झांकें और समझें कि दुनिया बहुत तल्ख है, सियासी हालात इतने आसान नहीं होते कि जितना समझ लिए जाते हैं, और ये चीज़ें वक्त के जबर के तहत ही हल होती हैं, न कि आपकी और मेरी उमंगों, मोहब्बतों और ख्वाहिशात के मुताबिक। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ये सब करने की दरख्वास्त इसलिए है कि YouTube का एल्गोरिथम इस तरह का है कि जब आप कमेंट, लाइक, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो YouTube ये वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुंचाता है। तो सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर उस क्रिएटर के साथ कि जिसका काम आपको अच्छा लगता है, प्लीज़ उनकी वीडियोज़ को लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट उन पर कीजिए। ये हम सबको आगे बढ़ने में मदद करेगा।